चलिए दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज जो आपको वीडियो डाला जा रहा है, इसके पहले जो भी वीडियो आपको डाले गए हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित थे। अब जो वीडियो आगे वाले जो 3 वीडियो होंगे वो तीनों वीडियो संसाधन और रिसोर्सेस और उनकी लोकेशन और उनसे संबंधित जो भी उद्योग होंगे, कहाँ कहाँ पर विश्व में उद्योग लगाए गए हैं, वर्ल्ड स्तर पर कहाँ कहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं। तो पहले तो हमें रिसोर्सेज को समझना है कि है रिसोर्सेज है क्या, क्योंकि बाद में फिर उद्योग वगैरह पहले हम रिसोर्सेज को समझ लेते हैं, बाद में जो भी इंडस्ट्री लगाई जाएगी रिसोर्सेज को एक ही बार समझना है, बार बार नहीं समझना है। रिसोर्सेज के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक हैं, मानव निर्मित हैं, या जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो अभी उनकी लिस्ट हम आपको बनवा देंगे। लेकिन जो रिसोर्सेज के कौन कौन से रूल्स होते हैं, उनका संरक्षण, रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनका संरक्षण हम कैसे करेंगे और संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे हम सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे। तो पहले हम रिसोर्स को समझ लेते हैं, संसाधन को समझ लेते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। तो जो संसाधन होते हैं तो मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने में योग्य होते हैं, समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, तो करने में योगदान देते हैं, आश्रय देते हैं, स्रोत होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि मानव का जो उद्देश्य है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करने में या उसके निवारण में जो योगदान देते हैं उनको रिसोर्सेस कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। एक्चुअली जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक दृश्य वाले भी होते हैं और मानव दृश्य वाले भी होते हैं। तो जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मानव संसाधन होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो मानवीय संसाधन होते हैं। अब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी उसके बाद पृथ्वी पर की सतह पर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी संसाधनों का निर्माण हुआ होगा उसका दोहन मानव ने क्रम से ही सीखा। और मानव ने क्रम से सीखा तो ये जो दोहन किया जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे गैस हुआ, भूमि हुआ, खनिज हुआ, वन हुआ, मिट्टी हुआ, जल हुआ, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका उपयोग मानव ने क्रम से सीखा होगा। जब से मानव की उत्पत्ति हुई होगी तो मानव की उत्पत्ति के बाद मानव का जो प्रारंभ जो जीवन था वो आदिम जीवन था। मानव प्रारंभ में जंगलों में रहता था, तो जंगलों में मानव की आवश्यकता क्या थी, खाने पीने की आवश्यकता ही थी। तो मानव ने जंगलों से अपना भोजन प्राप्त किया, या जो जंगली जो जानवर हैं, या जो प्रारंभ में जंगलों से जो फल फूल वगैरह, जड़ी बूटियाँ वगैरह एकत्रित करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। जैसे जैसे मानवीय विकास हुआ, मानव का ज्ञान में वृद्धि हुई, मानव ने आग को जलाना सीखा, फिर धीमे धीमे करके जो जीव जंतु हैं उनका शिकार करना सीखा। और प्रारंभ में चूँकि खेती वगैरह, कृषि वगैरह तो जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता गया वैसे वैसे संसाधनों का दोहन प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ में संसाधनों का दोहन कम हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, तब जाकर के मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में तो मानव ने केवल जंगलों का उपयोग किया और मिट्टी का उपयोग किया। प्रारंभ में मानव ने केवल जल, मिट्टी
और भूमि का ही उपयोग किया, क्योंकि जो प्रारंभिक जो कृषि थी, आदिम जो कृषि थी, उसी को मानव ने करना प्रारंभ किया। तो मिट्टी और जल का उपयोग ही मानव ने प्रारंभ किया। खनिज संसाधनों का दोहन उसने नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इससे मानव ने फिर क्रम से धीमे धीमे करके आगे मानव ने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। तो जो प्राकृतिक और वहाँ से लेकर के अब तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मानव ने अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, वो भी अपनी पूर्ति के लिए, मानवीय पूर्ति के लिए। तो विकास भी हुआ है और साथ में मानवीय संसाधनों का भी विकास हुआ है। तो जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, गैस, भूमि, खनिज, वन, मिट्टी या जो जीवीय संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अभी तो और भी होंगे जो अंतर्गत आएंगे। और जो मानवीय संसाधन हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो पहला तो है जीवीय यानी कि जैविक आनुवंशिकी, जैविक आनुवंशिकीय संसाधन, जैविक आनुवंशिकीय संसाधन। और जो दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन प्रक्रियाएं, ठीक है, ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनकी मानवीय जो मानव संसाधन है या जो जनसंख्या संसाधन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन, सबसे प्रमुख जो संसाधन है वो जनसंख्या संसाधन है। तो संसाधनों का उपयोग करेगा तो कौन करेगा? मानव ही करेगा। इन संसाधनों का उपयोग किसको करना है? मानव को करना है, ठीक है। तो ये मानवीय संसाधन का विकास होगा। तो प्राकृतिक संसाधन का विकास क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही होता है, उसका उपयोग करता है मानव करता है। तो मानव ने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन को बदला किसमें? ये प्राकृतिक भूदृश्य हैं, प्राकृतिक भूदृश्य परिवर्तन किया या बदला, किसमें बदला? ये जो प्राकृतिक भूदृश्य को मानव भूदृश्य में, मानव भूदृश्य या इसी को नाम करते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य में बदला। किसने? मानव ने प्राकृतिक भूदृश्य को मानवीय भूदृश्य या मानव भूदृश्य में परिवर्तन किया। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव ने बदला किसमें है? मानव भूदृश्य में बदला। पर्वत, पठार, नदी, झील, मैदान, मिट्टी, जल, इसका उपयोग करके भवनों का निर्माण किया। मतलब नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ। नगरीकरण, औद्योगिकरण, जंगलों को साफ करके, पर्वत पठार को काट करके वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की, उद्योग लगाए। तो बिल्डिंग्स या उद्योग का जो निर्माण हुआ वो मानवीय भूदृश्य में परिवर्तन किया मानव ने। जंगलों को काट करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। तो प्राकृतिक भूदृश्य को समाप्त करके मानवीय भूदृश्य में परिवर्तन किया। जो कृषि योग्य भूमि थी, नगरीकरण हुआ तो जो कृषि योग्य भूमि थी वो कृषि योग्य भूमि को बदल दिया है बड़े बड़े शहरों में, या नगरीकरण हुआ है तो शहरों का बसाव हुआ है। तो जो नगर का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है वो प्राकृतिक भूदृश्य को बदला गया है मानवीय भूदृश्य में। तो मानव ने इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, परिवर्तन करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या विकास हेतु प्राकृतिक मानवीय भूदृश्य में परिवर्तन किया है। तो जो हैं कुछ पॉइंट्स हैं तो वो आप लिख सकते हैं। दूसरा तो हो गया होगा संसाधन,
एक किसी मिचेल या जिमरमैन नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये जो स्टेटमेंट दिया है एक विद्वान है मिचेल और इनके साथ में जिमरमैन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मिचेल और जिमरमैन का कहना है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। तो मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, किसी ने स्टेटमेंट दिया है। अब इसके अलावा जो पॉइंट है वो आप थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखिएगा। मानवीय ज्ञान एवं क्षमता की सीमा, मानवीय ज्ञान और क्षमता की सीमा यही है कि वह स्वयं पदार्थ अथवा ऊर्जा का सृजन मतलब निर्माण, पदार्थ एवं ऊर्जा का सृजन नहीं कर सकता है। पदार्थ एवं ऊर्जा का सृजन नहीं कर सकता है और न ही जो पदार्थ अथवा ऊर्जा प्रारंभ में या अब तक जो नष्ट हो चुकी है, उसे उपयोग हेतु पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। मतलब सीधा सा फंडा है कि ये एक रेखा है जो ये प्राचीन का जो या प्रारंभ का जो समय है ये वर्तमान है और ये आगे भविष्य होगा, ठीक है। तो जो पदार्थ या ऊर्जा इसके पहले जो खर्च हो चुकी है या जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं उनका मानव, जो ऊर्जा पहले नष्ट हो चुकी है उसे मानव पुनर्स्थापित, अब वर्तमान में यदि उसका उपयोग करना है तो उसका पुनर्स्थापना नहीं की जा सकती है। जैसे कोयले का उपयोग मानव ने कर लिया है, उससे ऊर्जा प्राप्त कर लिया है। पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग मानव ने पहले कर लिया है। अब यदि मानव चाहे कि पेट्रोलियम पदार्थ को हम पुनः उसका निर्माण कर लें या कोयले को हम पुनः उसका निर्माण कर लें, तो मानव के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनका पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण कर सके, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करना मानव के लिए एक प्रकार से असंभव कार्य है। तो मानव प्राकृतिक संसाधनों जैसे संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा या संसाधन मानव के द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं वो यदि मानव चाहे कि उन्हें पुनर्स्थापित कर दे तो मानव में इतने ज्ञान की अभी क्षमता नहीं है। तो
ये स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट के बाद ये था। अब उसके बाद चल रहा है कि संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण क्यों? तो संसाधनों का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण, संरक्षण क्यों? ये क्यों आवश्यक है कि मानव ने जो संसाधन का उपयोग किया है या वर्तमान में मानव उसका उपयोग कर रहा है, तो अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से अब उसका संरक्षण भी आवश्यक हो गया है। तो मानव ने, चूँकि क्या हुआ कि प्रारंभ में जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी, तो घटनाएं 3 घटी। घटनाएं 3 घटी। कौन कौन सी घटी? पहली घटना तो चूँकि प्रारंभ में मानव की उत्पत्ति के बाद धीमे धीमे करके जनसंख्या का विकास हुआ, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो प्रारंभ में वृद्धि इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन बाद में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो मतलब जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट हुआ एक कारण। दूसरा कारण है कि मानव ने, जनसंख्या विस्फोट हुआ, दूसरा कारण है कि मानव ने अपने उपयोग के लिए, अपने विकास के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए औद्योगिक क्रांति आई, या औद्योगिक क्रांति आई बीच में। और औद्योगिक क्रांति के बाद वर्तमान में तकनीकी विकास बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो तकनीकी विकास क्यों ज़्यादा हो रहा है? तो मानव ने भौतिकवादी जीवन स्तर में वृद्धि की है। अब भौतिकवादी जीवन स्तर में वृद्धि की है, तो ये 3 कारण हुए। तब मानव की समझ में आया कि अब हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के साथ साथ हमें संसाधनों का जितना हम अधिक मात्रा में दोहन कर रहे हैं, इतनी अधिक मात्रा में दोहन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो मानव करता भी है और मानव उसका निर्माण करता भी है। तो मानव ने दोहन किया है, तो समस्याएं उत्पन्न मानव के लिए ही उत्पन्न हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो संसाधनों का संरक्षण तब समझ में आया जब ये 3 घटनाएं घटी, और 3 घटनाएं यही हो गई हैं कि जनसंख्या में विस्फोट हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो आवश्यकताएं बढ़ी तो तकनीकी विकास किया। तकनीकी विकास होने से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, और दोहन अत्यधिक बड़ी मात्रा में किया। तब दोहन अत्यधिक मात्रा में किया तो प्राकृतिक संसाधनों में कमी हुई है। तब मानव की समझ में आया कि अब हमें प्राकृतिक संसाधनों का हमें संरक्षण करना चाहिए। तो जनसंख्या में विस्फोट, आवश्यकताएं बढ़ी। जनसंख्या में विस्फोट से ही औद्योगिक क्रांति लाई गई। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति, जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, रूस की औद्योगिक क्रांति, यूएसए की औद्योगिक क्रांति, तो ये जो वेल डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने औद्योगिक क्रांतियाँ इन देशों में आई और वो विकसित देश बन गए। अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया, तो अत्यधिक मात्रा में दोहन किया तो वो जाकर के आगे यानी कि विकसित देश बन गए, विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। ठीक है, ये विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बृहद स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया। अपने ही देश के संसाधनों का नहीं, अपनी वो राजनीतिक सीमा के अंदर नहीं,
दूसरे देशों पर जो उपनिवेश कंट्री थे उन देशों से प्राकृतिक संसाधनों को अपने देश में कच्चे माल के रूप में ले गए और वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग किया और जो भी गुड्स से वस्तुएं बनी उनको दूसरे देशों में जाकर के उनको इनकी सप्लाई किया। तो दोहन किया इन्होंने, ठीक है। समस्याएं उत्पन्न हुई है अन्य देशों के लिए, तो औद्योगिक क्रांति से ये देश विकसित बन गए हैं। तो बने कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। क्यों? क्योंकि तकनीकी विकास हुआ। तकनीकी विकास कब होगा? जब मानवीय ज्ञान में वृद्धि होगी। और मानवीय ज्ञान में वृद्धि जो यूरोपीय कंट्री हैं या जो यूएसए कंट्री हैं या जो रसिया देश है, मतलब वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हुआ है सबसे पहले यूरोपीय देशों में, फ्रांस, जर्मनी और यूके, इन देशों में हुआ है। तकनीकी विकास उनके पास हुआ है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उन्होंने किया है, ठीक। अन्य देशों से कच्चे माल के रूप में संसाधन को मंगवा करके और जो औद्योगिक क्रांतियाँ हैं उनको सफल बनाए। तो जनसंख्या में विस्फोट हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने से जो भौतिकवादी जीवन स्तर है इनमें वृद्धि हुई, ठीक है। मानव ने जो विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स हैं, इनके एरोप्लेन है, मोटरसाइकिल है, कार है, विभिन्न प्रकार के जिनमें जो पेट्रोलियम पदार्थों को जलाया जाता है, ठीक है। तो इनका निर्माण यहाँ पर हुआ, लेकिन अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन किया, अन्य देशों से मंगा करके दोहन भी किया। अपने यहाँ का तो निकाला ही, लेकिन अन्य देशों से मंगवा करके इसका दोहन किया है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संसाधन, भौतिकवादी जीवन स्तर, अब भौतिकवादी जीवन स्तर समझ ही रहे होंगे, ठीक है। पहले कूलर पंखे से काम चलता था, बिजली का आविष्कार हुआ तो कूलर, पंखे ये सब चले, वर्तमान में एसी चलने लगा है। तो ये जो दुरुपयोग हुआ है वो प्राकृतिक संसाधनों का ही दुरुपयोग हुआ है। तो भौतिकवादी जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। पहले लोग जंगलों में रहते थे, अब लोग महलों में रहने लगे हैं और महलों में पूरी सुविधाएं संपन्न हैं। अब जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके ही उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। अब अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषित गैसें हैं वो निकलेंगी, वायुमंडल प्रदूषित होगा, ठीक है। अत्यधिक लाभ के लिए जंगलों को काटा गया, अत्यधिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों का जो हाइब्रिड बीज होते हैं इनका आविष्कार किया, तो मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ठीक है, जल का प्रदूषण हुआ। तो मानव ने अपने लाभ के लिए ही प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग किया, लेकिन बाद में उसका परिणाम पर्यावरणीय प्रदूषण या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो जो भौतिकवादी जीवन स्तर है इसको बढ़ाने के लिए मानव ने अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया, ठीक है। तो संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संरक्षण, ये घटनाएं घटी, ये घटनाएं घटने से प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में कमी हुई। जब कमी हुई तो ये महसूस हुआ कि अब हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है। तो संरक्षण क्या होता है वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। संरक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, वो थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु को संरक्षित रखने का अर्थ है उसका सार्थक नियोजित सदुपयोग करना है।
सार्थक उपयोग करना है, कौमा क्षरण से बचाना, क्षरण से बचाना, तथा क्षरण होने पर उसका पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना। ठीक है, तो कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं कि जिनका दोहन करने के बाद उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है। जैसे वृक्षों को काट करके उनसे लाभ लिया जा सकता है और पुनः वृक्षों को लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं कि उनका दोहन एक बार कर लिया गया तो फिर उन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले का उपयोग, कोयला एक बार जला लिया गया, पेट्रोलियम पदार्थ एक बार जला लिए गए तो उन्हें पुनः उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो मानव का ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन कम मात्रा में हैं उनका दोहन उचित रूप में किया जाए, या जो संसाधन प्रकृति में है उनका दोहन कर लिया गया है और यदि उनका पुनर्स्थापना हो सकती है तो मानव को ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मानव को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करें। ठीक है, तो ये संसाधनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए वर्तमान में एक सतत विकास को अपनाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया है कि सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान में जो संसाधनों का उपयोग उससे पहले मानव ने कर लिया है, अब यदि वर्तमान में मतलब सतत विकास का मतलब है कि मानव को प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वर्तमान की जो विकास है या वर्तमान की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होती रहे और आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है उसको संसाधन सुरक्षित रखना आवश्यक है। मतलब उन्हें भी संसाधन सुरक्षित, उनके लिए भी संसाधन सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम पदार्थों का उतना ही सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये सब बचे रहें, उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो हमें ऐसे तकनीकी विकास या संसाधन हमें ऐसे विकसित करने होंगे। ठीक है, कि मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम को न जला करके हमें इलेक्ट्रिक प्राप्त करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है, तो सौर ऊर्जा भी का उपयोग भी हम कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनको हम अपना सकते हैं ताकि पेट्रोलियम, कोयला या जो भी प्राकृतिक संसाधन है ये सुरक्षित रहें, इनका भंडार बचा रहे, अत्यधिक मात्रा में इनका दोहन ना हो। तो मानव की क्षमता, तकनीकी ज्ञान विकसित हुआ है तो ऐसे संसाधन हम विकसित कर सकते हैं। अब ये जानना है कि जो संसाधन हैं, संसाधन के कुछ नियम हैं, संसाधन के नियम या संरक्षण के नियम हैं। तो कुछ नियम हैं, तो आप कॉपी आपके पास होगी ही, आप संसाधन के नियम हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आप नियम को नोट कर लीजिएगा चूँकि इम्पोर्टेंट होंगे। तो नियम को नोट करने के लिए नंबर 1, 2, 3 करके पॉइंट बना लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, नियम है नंबर 1 पॉइंट, देश, नंबर 1 में देश या प्रदेश के, देश अथवा प्रदेश के कुल संसाधनों का
कुल संसाधनों का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होना आवश्यक है मतलब भारत में कितने क्षेत्रफल पर सघन वन पाए जाते हैं, विरल वन पाए जाते हैं, मतलब कितने क्षेत्रफल पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, ये ज्ञान भारत को होना चाहिए ताकि कमी हो तो उसकी वृद्धि की जा सके। तो ये ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत में कितने पेट्रोलियम के भंडार हैं, कितने लोहे के भंडार हैं, या उत्तर प्रदेश में किस किस खनिज संसाधन के भंडार हैं, या अन्य राज्यों में किस किस खनिज संसाधन के भंडार हैं, ये उस राज्य को या उस देश को ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, किसी भी देश में तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तत्कालीन कम आर्थिक मूल्य वाले संसाधनों को विनष्ट करना या नष्ट करना अविवेकपूर्ण है। मतलब तत्कालीन पूर्ति करना है किसी संसाधन की, तो जैसा संसाधन पहले था वैसे ही संसाधन की पूर्ति करना चाहिए, उससे कम मूल्य वाले संसाधन की पूर्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट में रिजल्ट वही निकलेगा कि वो संसाधन नष्ट भी हो जाएगा और उसकी पूर्ति भी नहीं होगी। ये नंबर 2 पर हो गए। नंबर 3 पॉइंट लिखिए। संसाधनों को बढ़ाने की पूर्ण चेष्टा की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो संसाधन सीमित मात्रा में हैं, उनका दोहन वैज्ञानिक ढंग से एवं अनिवार्य कार्यों में ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञान एवं तकनीकी संवर्धन वृद्धि एनलार्जमेंट संवर्धन से ऐसे अनुसंधान का विकास किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए, जिनसे
जिनसे आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके मतलब जैसे हम कोयले को जलाते हैं या पेट्रोलियम पदार्थों को जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थों को जलाते हैं तो इनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इनसे हमें मिलती क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये प्राकृतिक संसाधन है, इनका तर्क दोहन करेंगे तो इन संसाधनों की समाप्ति हो जाएगी। तो इनका संरक्षण करने, इनका उपयोग कम करने, क्योंकि विकास को करना ही है, विकास को भी नहीं रोकना है और इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी हमें करना है। क्योंकि ऊर्जा की प्राप्ति से विकास रुक सकता है तो इनके स्थान पर ऐसी तकनीकी लगाई जाए कि जैसे सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सके, सौर्य ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें, पवन ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग हम कर सकें, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकें या जो ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें। तो इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन इनसे हमें ऊर्जा मिलती है तो ऐसे अनुसंधान किए जाने चाहिए कि विकास भी ना रुके और साथ साथ में इनके स्थान पर जो दूसरे जो नवकरणीय स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ऐसे अनुसंधान किए जाना चाहिए कि इनसे हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। मांग एवं पूर्ति। मांग एवं पूर्ति में संतुलन, मांग एवं पूर्ति में संतुलन होना चाहिए। मांग एवं पूर्ति में संतुलन होना चाहिए। अगला पॉइंट, आर्थिक, सामाजिक, कल्याण की प्राप्ति हेतु संतुलित विकास को महत्व देना चाहिए, अगला पॉइंट, संसाधनों का नियोजन से विकास के माध्यम से राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता या स्थानीय आत्मनिर्भरता और प्रादेशिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों के संरक्षण का प्रयास प्रशासन, केंद्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ सरकारी संगठन एवं
गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन को करना चाहिए, करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, जनसंख्या, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या सर्वप्रमुख संसाधन है। जनसंख्या सर्वप्रमुख संसाधन है जिसका समुचित विकास होना, समुचित विकास होना आवश्यक है, समुचित विकास होना आवश्यक है। हो गए। चलिए, ये कुछ संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कुछ रूल्स थे, नियम थे। तो संसाधनों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनका संरक्षण किया जाए, इससे संबंधित कुछ रूल्स थे जो आपको लिखवा दिए गए हैं या आपको बता दिए गए हैं। इसी क्रम में आगे का जो क्रम होगा, संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं और उन संसाधनों से संबंधित कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, संसाधन, ठीक, ये संसाधन के प्रकार हैं, ठीक, और इनसे संबंधित यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे। तो पहले शॉर्ट में हम संसाधनों को एक प्रकार, कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो मिट्टी संसाधन, मिट्टी संसाधन, क्योंकि मिट्टी संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, इसका महत्व समझना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी का संबंध मोस्टली कृषि से जुड़ा हुआ है, खाद्यान्न के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसका संरक्षण अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इस संसाधन से अन्य जो दूसरी क्रियाएं, द्वितीयक या सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी जो एक्टिविटी जुड़ी हैं, वो मूलतः कृषि से ही जुड़ी हुई हैं और उससे संबंधित हैं। जीवीय संसाधन, जीवीय संसाधन का मतलब हुआ कि मोस्टली जो प्राइमरी एक्टिविटी जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट आते हैं, वन आते हैं, जंगल आते हैं, तो इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो ये भी संसाधन है, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य संसाधन है, जल संसाधन, खनिज संसाधन, जल खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इम्पोर्टेंट है मानव संसाधन, सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें से मानव संसाधन, प्रादेशिक संसाधन, प्रादेशिक संसाधन, कृषि संसाधन, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के ये प्रमुख संसाधन हैं जो आपको लिस्टेड कर दिए गए हैं। तो ये प्रमुख संसाधन हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत ही सभी पूरे संसाधन आएंगे। अब चूँकि मानव इनका उपयोग करेगा, तो मानव उपयोग करेगा मतलब मानव अपने ज्ञान के माध्यम से तकनीकी विकास करेगा। मिट्टी संसाधन, हमें मिट्टी का महत्व समझना है। जीवीय संसाधन, जंगलों को समझना है। जल इम्पोर्टेंट संसाधन है। खनिज संसाधन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकाले जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, मानवीय संसाधन, प्रादेशिक संसाधन या कृषि संसाधन, ये प्रमुख संसाधन हो गए हैं। इन संसाधनों पर आधारित जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों पर आधारित
अब लगाए जाएंगे उद्योग। तो मोस्टली जो उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि कौन कौन से उद्योग हैं, और इन्हीं उद्योगों पर आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उद्योग हैं विश्व में, कहाँ कहाँ पर कौन से उद्योग लगाए गए हैं, कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है, बाजार का जो परिवहन व्यय है वो कितना हुआ, ठीक है, और माल को तैयार करने में कितनी लागत है, परिवहन व्यय कितना है। तो ये सब चीज़ें हम आगे उद्योग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी हमें शॉर्ट में उद्योग के बारे में जानना है कि कौन कौन से उद्योग हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग के अलावा रसायन, पेट्रोलियम या ऊर्जा से संबंधित जो भी उद्योग लगाए जाएंगे ये उद्योग हो जाएंगे। उसके अलावा औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, परिवहन संचार के साधन कौन कौन से हैं। तो विश्व में हमें मोस्टली औद्योगिक प्रदेशों को समझना है। वो जो औद्योगिक प्रदेश हैं स्थानीय हैं या कच्चा माल कहीं अन्य क्षेत्रों से आता है, कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, मजदूर जो होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं वो कहाँ से लाए जाते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। तो उद्योग को स्थापित करने के लिए वाह कारक होते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश हो गया है, ठीक है। परिवहन एवं संचार साधन कैसे विकसित हुए हैं। तो ये प्रमुख उद्योग तो और भी लगाए जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली उद्योग हैं। ये जो उद्योग हैं परिवहन एवं संचार को छोड़ करके पूरे के पूरे उद्योग ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, इन पर आधारित हैं। तो लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन, पेट्रोलियम या ऊर्जा से संबंधित जो भी संयंत्र लगाए गए होंगे। औद्योगिक प्रदेश विश्व में कौन कौन से हैं और क्या क्या उन औद्योगिक प्रदेशों में किसका निर्माण किया जाता है। परिवहन एवं संचार के साधन उद्योगों के विकास में या उद्योगों को लाभ में बहुत ही सहायक होते हैं। यदि परिवहन लागत ज़्यादा है तो उद्योग विकसित या उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवहन लागत ही ज़्यादा लग जाएगी। तो उद्योग वो सफल होते हैं जहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय रूप से होती है, मतलब जहाँ कच्चा माल पाया जाता है वहीं पर उद्योग को स्थापित कर दिया जाता है, तब उद्योग सफल होता है और तभी उद्योगों में लाभ होता है। तो ये जो प्रमुख जो उद्योग हैं, इन प्रमुख उद्योगों के अंतर्गत पहले जो उद्योग है लौह इस्पात उद्योग है, इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आगे लौह इस्पात उद्योगों के अंतर्गत पहला जो उद्योग है लौह इस्पात कारखाना या उद्योग। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं विश्व स्तर पर। लौह इस्पात उद्योग तो जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन सी खानें हैं या कौन कौन से प्रदेश हैं जो लौह इस्पात उद्योग के रूप में विकसित हैं, इसको जानने से पहले जो लौह अयस्क लौह है अयस्क को हमें निकालना है। जो लौह अयस्क होंगे वो पृथ्वी के आंतरिक ये सतह होगी,
सतह के आंतरिक भाग से यहाँ से लौह इस्पात से माइनिंग करके या जो खदानें हैं, खदानों को लगा करके हम अयस्क को निकालते हैं। अब जो खदानों से जो अयस्क निकलता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से खदाना लगा करके माइनिंग करके हम लौह अयस्क को निकालते हैं। उस लौह अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को विभिन्न प्रकार की विधियाँ लगा करके उन्हें शुद्ध कर दिया जाता है। और एक वैसेमर एक भट्टी होती है, वैसेमर भट्टी, और इस भट्टी में इस अयस्क को पिघलाया जाता है और पिघला करके भट्टी में पिघला करके हम लौह इस्पात प्राप्त करते हैं। तो ये चूँकि ये प्रोसेस होती है, किसी उद्योग को लगाने के लिए पहले प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या क्या होती है, वो प्रोसेस ये होती है। अब जो अयस्क पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकालेंगे जो अयस्क, उनमें चूँकि जो लोहे के जो प्रमुख अयस्क हैं वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये प्रमुख अयस्क होते हैं। ये लोहे या लौह अयस्क चार होते हैं मोस्टली। इनमें से जो मोस्टली उपयोग किए जाते हैं वो इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि प्रतिशतता लौह अंश की अधिक पाई जाती है। हेमेटाइट में और मैग्नेटाइट में ये उच्च किस्म के लौह अयस्क होते हैं। तो मोस्टली इन्हीं से हम इस्पात को इन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो जो लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग को पहले तो हम अयस्क को निकालेंगे। अब जिस क्षेत्र में अयस्क होगा वहीं से तो निकाला जाएगा, ठीक है। तो जहाँ लौह अयस्क की प्राप्ति होगी उसी के आसपास वाले क्षेत्र में या समीप वाले क्षेत्र में लौह अयस्क या लौह इस्पात कारखाना लगा दिया जाता है। और उससे विभिन्न प्रकार के डलवा, पिटवा, इनकी स्टील, इनके स्टेनलेस जो स्टील होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो वो तो प्रोसेस बाद की है, लेकिन पहले हमें प्राप्त करना होगा, किसे, इस्पात को प्राप्त करना होगा। तो अब जो लौह अयस्क होता है वो इस्पात कारखाना होता है। इस्पात कारखाना उसी क्षेत्र में लगाया जाता है जिस क्षेत्र में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसके परिवहन लागत को ध्यान में रखा जाता है। परिवहन लागत को ही ध्यान में रखा जाता है, परिवहन लागत को। क्योंकि यदि हम 10 क्विंटल या 10 टन लौह अयस्क लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और यहाँ परिवहन लागत अधिक होगी दूसरे स्थान तक ले जाने में, और यहाँ से लेके 10 टन हम यहाँ तक जाएंगे, प्रोसेस यहाँ करेंगे तो हमें केवल 1 टन इस्पात ही प्राप्त होगा। जबकि जो 9 टन है उसकी परिवहन लागत में खर्च ज़्यादा होगा। तो अच्छा लाभ वहीं होगा जहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति या लौह अयस्क की खानें होती हैं, जहाँ से अयस्क निकाला जाता है वहीं आसपास लगा दिया जाता है। तो परिवहन लागत बच जाती है। मतलब ये जो 9 टन का जो परिवहन किया जा रहा है, ये परिवहन की लागत बच जाती है। तो ऐसे में उद्योग किस में रहेगा, लाभ में रहता है। तो परिवहन लागत को मोस्टली देखा जाता है। तो अब लौह इस्पात काम करते हैं स्थानीयकरण, मोस्टली स्थानीयकरण।
स्थानीयकरण जो होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। स्थानीयकरण, तो उद्योग का नाम क्या है? लौह इस्पात उद्योग। ये लौह इस्पात उद्योग है। हमें इसी उद्योग को समझना है, तो इसका हम करेंगे स्थानीयकरण। स्थानीयकरण में 3 चीजें डिपेंड करती हैं, 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होंगी? कच्चे माल को एकत्रित करने की लागत, कच्चे माल को एकत्रित करने की जो लागत होगी, ये लागत डिपेंड करेगी। और जो दूसरा है माल तैयार करने की लागत, माल तैयार करने की लागत, कितना व्यय हो रहा है, अयस्क से इस्पात प्राप्त करने में कितना व्यय हो रहा है, और बाजार तक पहुंच हेतु परिवहन लागत, बाजार तक पहुंच हेतु परिवहन लागत। ये जो 3 लागत हैं, ये जो 3 लागतें हैं, ठीक है, ये 3 लागत यदि कम है, 3 लागत कम है, तो लाभ कैसा होगा? लाभ अधिक होगा। ठीक है, तो कच्चे माल को एकत्रित करने की लागत, जहाँ पर लौह अयस्क की खुदाई हो रही है या लौह अयस्क खानों से निकाला जा रहा है, वहीं यदि पास में ही उद्योग लगा दिया जाए तो लागत कम होगी। माल तैयार करने की लागत, तो इसमें तो मजदूरों या ऊर्जा का व्यय या इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय, ये जो होगा वो माल तैयार करने की लागत होगा। उससे इस बात से क्या क्या बनाया जाएगा? फिर बाजार तक पहुंच हेतु परिवहन लागत। ठीक, बाजार तक पहुंच हेतु परिवहन लागत में इनकी परिवहन का प्रयोग करना होगा, तो या तो ट्रेन का प्रयोग करेंगे, रेलवे लाइन का प्रयोग, ट्रेन का प्रयोग करेंगे, या ट्रक का प्रयोग करेंगे, या जो समुद्री जहाज हैं इनका प्रयोग करेंगे। तो यदि समुद्री जहाज का प्रयोग करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो लागत होगी वो बहुत कम होगी, समुद्री जहाज़ों का यदि प्रयोग करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घोल बना करके जो लोह इस्पात का अयस्क है पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, तो इससे भी लागत कम होती है। और ऐसा जो पेस्ट होता है उसे सिलूरी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे भारत में है, तो भारत में भिलाई या जो डल्ली राजहरा की खाने हैं, कौन सी? डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, डल्ली राजहरा, और एक खाना और है डल्ली राजहरा और बेलाडीला, बेलाडीला की, ये चूँकि 2 प्रमुख खाने हैं भारत में। तो ये खाने चूँकि छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। अब इनको छत्तीसगढ़ राज्य से पाइप के द्वारा भेजा जाता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह तक भेजा जाता है। ये बंदरगाह है, ठीक, पाइपलाइन के माध्यम से, ये पाइपलाइन है, ठीक है, पाइप के माध्यम से विशाखापट्टनम बंदरगाह तक भेजा जाता है। फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको समुद्री जहाज के द्वारा भेजा जाता है जापान, ये जापान। तो मोस्टली जो बेलाडीला की खाने या जो डल्ली राजहरा की खाने हैं, इनसे जो लोह अयस्क है सिलूरी बना करके, सलूरी बना करके
इनको विशाखापट्टनम तक भेजेंगे, बंदरगाह तक भेजेंगे, फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जापान के लिए। क्योंकि जापान में प्राकृतिक संसाधन के रूप में लौह एस के इनके वहाँ पर नहीं है। वो आयातित जो खनिज संसाधन है, कच्चा माल है, उस पर वो उसकी अर्थव्यवस्था या वो जो तकनीकी है उस पर टिकी हुई है। तो ये यदि तीन चीज़ें की लागत यदि कम है तो उद्योगों में लाभ होता है। इनके लौह इस्पात ये किसी भी प्रकार का उद्योग लगाया गया हो तो ये इसमें लाभ होता है। तो स्थानीयकरण, ठीक है। इसके अलावा अब विश्व में विश्व स्तर पर इनका चूँकि वितरण है या कहाँ कहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं तो वो वितरण देखना है। वितरण तो विश्व में वितरण, ठीक, कहाँ कहाँ पर लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो विश्व स्तर पर पहले उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। तो विश्व स्तर पर वितरण का मतलब होगा प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला जो क्षेत्र है यह क्रम से, क्योंकि जो क्षेत्र है पहले हम रसिया को ले लेते हैं, रूस देश को। पहला देश रसिया या रूस को ले लेते हैं। अब रूस में जो पहला जो क्षेत्र है वो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है। यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वतीय क्षेत्र है। अब जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ये यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, यूराल माउंटेन है, इस तरफ मॉस्को आएगा, मॉस्को हो जाएगा। इस तरफ एक क्षेत्र है उज्वास, उज्वास क्षेत्र है, ये कोयला उत्पादन के लिए है, तो कोयला के लिए है। ये लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क के लिए। अब इसके आसपास के क्षेत्र में मोस्टली जो यूरोप, जो रसिया देश है, इसमें मोस्टली जो लौह इस्पात कारखाने जो मोस्टली लगाए गए हैं, लौह इस्पात कारखाने। अब जो लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं उसमें जो यूराल वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर ये प्रमुख क्षेत्र हैं, कारखाने यहाँ पर ऐसे लगाए गए हैं। जो कारखाने लगाए गए हैं वो मैग्नीटोगोर्स्क या पहले याकेतेरिनबर्ग, मैग्नीटोगोर्स्क, चिल्यानविंसक, या जो एक क्षेत्र और है ओमस्क। ये प्रमुख लौह इस्पात कारखाने रसिया के यहाँ पर लगाए गए हैं। तो चूँकि स्थानीय स्तर पर लौह अयस्क की प्राप्ति है, उज्वास क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इसमें भट्टी का प्रयोग किया जा सके और लौह अयस्क को पिघलाया जा सके। तो जो यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, याकेतेरिनबर्ग, मैग्नीटोगोर्स्क, चिल्यानविंसक, ओमस्क, यहाँ पर रसिया के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो ये रसिया के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने हैं। तो ये प्रमुख लौह इस्पात कारखाने हैं। अब जो मॉस्को क्षेत्र है, ये मॉस्को क्षेत्र में भी लगाया गया और यहाँ मोस्टली जो ढलवा लोहा होता है इसका निर्माण किया जाता है। ढलवा लोहा का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो जो मॉस्को क्षेत्र है वो रसिया, यानी रसिया वाले ये क्षेत्र हैं।
अब जो मोस्टली आएंगे तो रशिया के बाद अब आइएगा यूक्रेन। यूक्रेन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। तो जो यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है या यूक्रेन जो दूसरे नाम आता है यूक्रेन, यूक्रेन क्षेत्र, क्योंकि पहले यूक्रेन जो था वो पहले रशिया का ही भाग था। उस समय यूएसएसआर था, लेकिन विभाजन हो गया है तो यूक्रेन एक अलग देश बन गया है। तो अब यूक्रेन वाले क्षेत्र में प्रमुख जो क्षेत्र है वो 3 क्षेत्र है यूक्रेन में। एक लगा हुआ यूक्रेन का क्षेत्र यहीं पर है, ऐसे करके 3 क्षेत्र हैं। नीचे वाला तो कच्छ है, ठीक है, जो कच्छ की खाड़ी के समीप ही है। फिर अगला जो क्षेत्र है कुजनेट्स क्षेत्र है और ये डोनबास क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ पर लो इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। मोस्टली जो क्षेत्र है वो कुजनेट्स क्षेत्र है, कुजनेट्स। तो यूक्रेन का प्रमुख है या प्रमुख लो इस्पात कारखाना कुजनेट्स में लगाया गया है। तो कुजनेट्स वाला ये क्षेत्र है। अब आइएगा तो पूर्वी यूरोप वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप का मतलब हुआ कि जैसे डायग्राम बनाया जाए तो ये खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र इटली है। ये ब्लैक सागर ऐसे क्षेत्र लगा हुआ है। ये यूके वाला क्षेत्र है। ये आयरलैंड वाला है, आइसलैंड वाला क्षेत्र है। और यदि इसके उत्तर में आएंगे तो यहाँ बाल्टिक सागर है, ठीक है, बाल्टिक सी वाला क्षेत्र होगा। और ये जो नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, ठीक है, फिनलैंड हुआ, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी है। ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये यूरोप है। तो यूरोप में यहाँ पर ये पोलैंड है, पोलैंड क्षेत्र है, पोलैंड देश है। यहाँ पर रोमानिया हो जाएगा, यहाँ पर बुल्गारिया हो जाएगा, बुल्गारिया क्षेत्र हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का है, ये स्पेन का है, ये इटली देश है, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रिया, यहाँ बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये प्रमुख इन क्षेत्रों में प्रमुख लो इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। तो चूँकि जो पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र है साइलेसिया, कोयला उत्पादक क्षेत्र है साइलेसिया। और क्या है ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो पोलैंड में जो क्राकोटोवा है या क्राकटाउ है, वहाँ पर एक लो इस्पात कारखाना, वार्सा में भी लो इस्पात कारखाना लगाया गया है। तो ये प्रमुख साइलेसिया जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, पोलैंड, रोमानिया, यहीं पर एक क्षेत्र और देश और है हंगरी। तो ये जो पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र हैं, ये पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर लो इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो लो इस्पात कारखाने का मतलब हुआ कि साइलेसिया जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर ये चूँकि स्थानीय स्तर से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा यदि हम नॉर्वे और स्वीडन की बात करें तो यहाँ पर उच्च किस्म के लोह अयस्क प्राप्त होता है। तो किरूना एक खान है, दूसरी है गैलीबरा। यहाँ से उच्च किस्म का लोहा प्राप्त होता है स्वीडन में। किरूना और गैलीबरा नाम की खाने हैं और यहीं पर लो इस्पात कारखाने भी लगाए गए हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये पूर्वी यूरोप की बात कर ली हमने। पहले बात की हमने किसमें, यूराल वाला क्षेत्र है, ये प्रमुख हैं। मॉस्को वाला क्षेत्र आया था जहाँ से ढलवा लोहा की प्राप्ति हुई थी। फिर जो यूक्रेन वाला क्षेत्र है, कुजनेट्स, डोनबास और कर्च वाला क्षेत्र है। अब इसके बाद जो ये पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, जिसमें पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया वाले क्षेत्र हैं। यदि हम स्वीडन की बात करें
तो क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है वहाँ उच्च किस्म का लोह अयस्क पाया ही जाता है। तो किरूना और गैलीवरा की जो खाने हैं वो मोस्टली स्वीडन देश में ही लगाई गई हैं। अब यदि हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं तो पश्चिमी या फिर यूएसए की बात कर लेते हैं। जापान जर्मनी की बात में देखेंगे यूएसए। चलिए यूएसए में तो पहले यूएसए को थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो क्षेत्र होगा ये कनाडा का होगा और ये मोस्टली यूएसए के होगा और यहाँ पर ये मैक्सिको है और फिर मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पर मोस्टली जो हमें जानना है कि यहाँ पर पहले तो ये झील प्रदेश है। ठीक है, ये सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है और ऑन्टारियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है अपलेशियन पर्वत। ठीक, अपलेशियन पर्वत जो कि कोयला और लोहा दोनों के लिए, लोहा और कोयला उत्पादन दोनों के लिए पूरे विश्व में प्रदेश है। तो ये जो झील प्रदेश है, झील प्रदेश यूएसए का झील प्रदेश है, यहाँ पर यूएसए में सबसे ज़्यादा लोह इस्पात कारखाना लगाए गए हैं। तो लोह इस्पात कारखाना अपलेशियन पर्वत में जो शिकागो, डुलूथ, अल्बामा, ठीक है, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर डुलूथ एक शहर है, पिट्सबर्ग एक शहर है, शिकागो एक शहर है, इरी झील के तट पर कुछ शहर हैं, यहाँ पर अल्बामा है। तो सुपीरियर झील के तट पर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टारियो ये झील प्रदेश है। तो यहाँ पर एक शहर है डुलूथ, डुलूथ शहर है ये शिकागो है, शिकागो। इसी के बगल में गैरी है, ये पिट्सबर्ग है। ठीक है, पिट्सबर्ग को लोह इस्पात राजधानी, विश्व की लोह इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो लोह इस्पात राजधानी है। यहाँ आएगा अल्बामा नाम का एक राज्य है, अल्बामा नाम का एक राज्य है। यहाँ इरी झील के तट पर जो डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट क्षेत्र है वो, ये प्रमुख खनिज लोह इस्पात कारखाने यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मोस्टली डुलूथ, शिकागो, इसी झील के तट पर नीचे गैरी, उसी के नीचे पिट्सबर्ग और पिट्सबर्ग को एक विशेष नाम दिया जाता है विश्व की इस्पात राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो झील प्रदेश है के पास में जो अपलेशियन पर्वत का विस्तार है, लोहा और कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनके स्थानीयकरण हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन लागत होगी वो कम हो जाएगी, यहीं से लोह अयस्क को निकाला जाता है और आसपास के क्षेत्र में लोह इस्पात कारखाने लगाए जाते हैं। तो झील प्रदेश है ये औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश, विकसित औद्योगिक प्रदेश, विकसित औद्योगिक प्रदेश के रूप में ये विकसित है। तो ये क्योंकि लोह इस्पात कारखाना लगाने से लोह इस्पात की प्राप्ति हो जाती है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी उद्योग का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो तो अन्य उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग हुआ या जो अन्य जो उद्योग हुए वो भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसकी प्राप्ति के कारण वो लोह अयस्क की प्राप्ति के कारण। अब ये तो यूएसए का पूर्वी क्षेत्र हो गया है जिसमें डुलूथ,
शिकागो, पिट्सबर्ग, डेट्रॉयट, और नीचे आएंगे तो झील प्रदेश के अंतर्गत नहीं आएगा अल्बामा। ये तो पूर्वी क्षेत्र हो गया यूएसए का। अब आएंगे तो इस क्षेत्र में आएंगे पश्चिमी अपलेशन पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर एक शहर है सिएटल, यहाँ पर लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया है। यहाँ पर एक कैलिफोर्निया राज्य मिलेगा, कैलिफोर्निया, यहाँ पर भी उद्योग लगाए गए हैं, लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। अब इसके अलावा ये तो यूएसए के प्रमुख लोहा इस्पात कारखाना हो गए। अब आइएगा तो जो कनाडा है, कनाडा में जो नोवा स्कॉचिया, साल्ट, सेंट मैरी और ओंटारियो, तो जो ओंटारियो झील है यहाँ पर इसके लगाए गए हैं। तो कनाडा में ओंटारियो लैक वाला रीजन है। अगला रीजन है साल्ट सेंट मरी जो क्षेत्र है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा और जो क्षेत्र है यहाँ पर जो नोवा स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है, यहाँ पर भी लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो नोवा स्कॉचिया नाम का एक द्वीप है वहाँ पर। तो कनाडा में भी प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने वाले क्षेत्र हैं। तो इसी क्रम में कनाडा के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वो जैसे जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में दो ही क्षेत्र हैं। जर्मनी में दो ही क्षेत्र हैं। एक तो यहाँ का रूर क्षेत्र है और एक ऐसे क्षेत्र है, यहाँ पर लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस में एक फ्रांस वाला क्षेत्र है, लारेन क्षेत्र है और सार्ट क्षेत्र है। फ्रांस में लारेन प्रमुख क्षेत्र है, बड़े कारखाने फ्रांस के यहीं लगाए गए हैं। एक सार्ट क्षेत्र है, ठीक है। सार्ट क्षेत्र जो कि कोयला प्राप्ति के लिए है, तो ये फ्रांस के प्रमुख उद्योग हो गए हैं। इटली में जेनेवा, नेपल्स, तूरन, इटली में नेपल्स, जेनेवा, तूरन यहाँ लगाए गए हैं। यूके में वेल्स, लंकाशायर और स्कॉटलैंड, यूके में स्कॉटलैंड, लंकाशायर ये क्षेत्र हैं यहाँ पर। अब चूँकि जो जापान है, जापान में जो प्रमुख क्षेत्र हैं, चूँकि जापान में लोहा इस्पात कारखाने लगे हैं लेकिन यहाँ पर लोहा की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो जापान जो विकसित कंट्री है, जापान में जो प्रमुख उद्योग लगाए गए हैं वो एक जो क्षेत्र है प्रमुख उद्योग लगा है वो चिबा में लगा है और यावाता में लगाया गया है, ठीक है। याकोहामा में उद्योग लगाया गया है। तो ये जापान के प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, और यहाँ पर एक है पिलवारा क्षेत्र है, पिलवारा। यहाँ पर जो मोस्टली जो लोहा इस्पात कारखाना लगाया गया है और जो लोहा इस्पात कारखाना है वो किम्बर्ले का पठार है, किम्बर्ले का पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये लोहा इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। उसके अलावा हंटर घाटी भी यहाँ पर है, प्रमुख हंटर घाटी, यहाँ से लोहा की प्राप्ति होती है, हंटर घाटी से। तो उसके अलावा भारत का जो लोहा इस्पात कारखाने या लोहा की जो प्राप्ति वाले क्षेत्र हैं वो आपको भारत के अंतर्गत ही पढ़ाया जाएगा। तो जो भारत है उसको भारत को हम इसके साथ में ऐड नहीं कर रहे हैं। भारत का जो होगा वो अलग से, औद्योगिक प्रदेश आपको अलग से बताए जाएंगे। इसके अलावा जो मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल और प्रिटोरिया,
दक्षिण अफ्रीका में 2 ही क्षेत्र हैं, एक तो नाटाल प्रांत है और प्रिटोरिया में मोस्टली है वो इस्पात कारखाना लगाया ही गया है। अब इसके अलावा जो अर्जेंटीना है या जो मैक्सिको है, ये दो देश और बसते हैं। तो चलिए इनको और देख लेते हैं। ब्राज़ील और देखिए का ब्राज़ील में कि जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। यहाँ पर बेलो हॉरिज़ॉन्टे या जो एक क्षेत्र है गिरास एक क्षेत्र है, दूसरा है बेलो हॉरिज़ॉन्टे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रमुख जो ब्राज़ील में जो मुख्य खान है वो बेलो हॉरिज़ॉन्टे लो इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध खान है। और इसके अलावा जो अर्जेंटीना के बाद उसमें मैक्सिको में यदि हम देखेंगे, मैक्सिको में तो एक क्षेत्र है वेराक्रूज, जो बंदरगाह के रूप में है। वेराक्रूज एक क्षेत्र है, मैक्सिको में है। एक क्षेत्र और देखेंगे मॉन्टेरे, एक क्षेत्र और है क्वालिसा। ये मैक्सिको के प्रमुख दो इस्पात कारखाने यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य जो प्रमुख देश है, अब बसता है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो प्रमुख उद्योग हैं, एक तो कार्डोबा क्षेत्र है, यहाँ पर लगाया गया कारखाना कार्डोबा। और एक है जो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स वाले क्षेत्र हैं। तो जो विश्व के जो प्रमुख जहाँ पर उद्योग लगाए गए हैं, उसमें हमने आपको जापान का उसका यूके का नहीं लिखा था, तो यूके में आप चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी पहले। तो उद्योग जो यूके में जो लगाए गए हैं, मोस्टली यूके में एक क्षेत्र तो है साउथ वेल्स, जो कि राज्य ही है। एक है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में जो क्षेत्र है वो ग्लासगो में मोस्टली कारखाना लगाया गया है। और साउथ वेल्स राज्य है, उसमें लगाया गया है। स्कॉटलैंड भी एक राज्य है और ग्लासगो नाम का एक शहर है, वहाँ पर लो इस्पात कारखाना लगाया गया है। उसके अलावा जो बहुत सारे खाने हैं, लंकाशायर जिसमें से प्रमुख है। लंकाशायर खान, ये कोयला उत्पादन के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो यूके में यहाँ पर मोस्टली उद्योग लगाए गए हैं। इसी तरह से चाइना में भी चूँकि बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, लो इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो उसमें जो यूनान वाला जो क्षेत्र है या जो सांसी कोयला उत्पादक खाने हैं, उसी के आसपास बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं, लो इस्पात कारखाने के उद्योग लगाए गए हैं। तो ये विश्व में लो इस्पात उद्योग का वितरण विश्व में ये आपको बता दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे भी आपको अब चूँकि जो संसाधन क्या होते हैं, क्यों उनका संरक्षण है, क्या इनसे संबंधित नियम है, ये तो आपको जानकारी देना नहीं है। अब डायरेक्ट उद्योगों पर ही आना है कि विश्व में कौन कौन से उद्योग कहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसी क्रम में जो आगे आपको वीडियो दिया जाएगा वो संसाधनों का वितरण और कौन कौन सी इंडस्ट्री में लगाई गई हैं। तो इसी क्रम में जो अगला वीडियो आपको दिया जाएगा वो भी इसी प्रकार से अन्य जो उद्योग होंगे उनसे संबंधित दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।